वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स के प्रोवाइड कराइए एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। क्या संरक्षित होता है? संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या सुरक्षित रहती है? ऊर्जा सुरक्षित रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आपके सामने ऑप्शन है इत्र, बेंजीन, पारा, पानी। वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 5 सेकंड का टाइम है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा, जो है हमारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तभी इसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है हीट को ईजिली डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपके पास आसपास थोड़ी सी हीट है तो उसको डिटेक्ट करके पारा बढ़ने लगता है। ठीक है, तभी जो है इसको हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, यही कारण है। और यहाँ तक कि हम जो प्रेशर मापते हैं वायुमंडलीय दाब का, कहाँ पर घटा हुआ है कहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है, बैरोमीटर में, उसको भी पारा यूज होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारा जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं बीपी के इंस्ट्रूमेंट को? स्पाइगोमैनोमीटर। ठीक है, बीपी जिसे मेजर करते हैं उसे स्पाइगोमैनोमीटर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120/80। ठीक है, mmHg। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते आगे को। तो हमारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? पारा है, मरकरी। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल, जिसकी ऊष्माधारिता क्या है? अधिक है। ठीक है, चलते आगे और। बर्नौली प्रमेय आधारित है। 11th में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में बर्नौली के बारे में। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर आवेश संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बर्नौली प्रमेय 11th में पढ़ चुके हो आप। 5 सेकंड का टाइम है, आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, चलते आगे और। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को, आवर्तकाल को, आवर्ती को, या फिर समय को? एंगस्ट्रम क्या मेजर करता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने तरंगदैर्घ्य को मेजर करता है एंगस्ट्रम। ठीक है, अगला है हमारा, चाबी ब्रिगेडी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें क्या होता है? स्प्रिंग होती है। ठीक है, और स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी विषय वस्तु या फिर कोई भी वहाँ कोई भी गति कर रहा है तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कोई भी मैटर अगर गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या बोल सकते हो आप? यांत्रिक ऊर्जा अगर कोई पुर्जा घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, जिस पर हम मैकेनिकल बल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम विद्युत जनरेटर को आप जानते होंगे, जिसे विद्युत जनरेटर को हम घुमाते हैं, ठीक है, घुमाया जाता है इनको, तो जैसे इनको घुमाया जाता है तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और जैसे आपने पंखा देखा होगा, छत का पंखा, कोई सा पंखा हो गया, कूलर हो गया, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं यानी विद्युत द्वारा प्रवाहित करते हैं तो घूमने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलते आगे की ओर। सो हमारा जो चाबी ब्रिगेडी रहती है उसमें स्प्रिंग होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो ईजिली आ गया होगा। ठीक है,
वैसे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके 12th का, अगर वहाँ नहीं देखा है ना तो न्यूज़पेपर में आता रहता है क्वेश्चन के बारे में। जल के बहाव को नापता है, जल की गहराई को मापता है, जल की मात्रा को नापता है, फिर जल की शुद्धता को मापता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल के बहाव को। ठीक है, जल के बहाव को मेजर करता है ये, कितना जल बह चुका है। जैसे अगर आपने देखा होगा आपके पास आसपास कहीं डैम हो, बांध हो, जब भी कोई पानी इसमें यानी कि इसका बहाव क्षमता पूरी हो जाती है ना, तब मेजर किस में किया जाता है, क्यूसेक में, कि इतना पानी क्यूसेक से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पानी का बहाव इतना है, उसमें मेजर किया जाता है इतना क्यूसेक। चलते आगे को, अदिश राशि है, बलागुण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, इसमें वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो और फिर उसके बाद जो मैं आंसर शो करता हूँ ना उससे मैच करा लिया करो, क्या हमने जो चूज किया था वो सही था या फिर गलत था। यानी कि आपका टेस्ट भी साथ में हो जाएगा और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ में हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऊर्जा, अदिश राशि है ऊर्जा। ठीक है, चलते आगे को, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, वोट। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, रोजाना आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबसे। ठीक है, जनरल नॉलेज, ये सारे मिलते रहेंगे आपको। सो इसका राइट ऑप्शन है क्या मतलब एम्पियर। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर। अगला है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 11th फिजिक्स, 1965, 1971, 1991, 1985। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1971 में लागू की गई मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, चलते आगे को, प्रकाश वर्ष की इकाई है, समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने दूरी की है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी को मेजर किया जाता है। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अनवीनीकरण और नवीनीकरण के बारे में पता नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, अगर आपको पता है तो कर सकोगे। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है, सो सिंपल। ठीक है, ये ऑप्शन कोयला, यानी कि यहाँ पर कोयला दिया हुआ है बट वहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ पर कोयला है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन सौर ऊर्जा होगा। गाइस यहाँ पर नवीनीकरण का अर्थ होता है असमाप्य, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए अनवीनीकरण, अनवीनीकरण का मतलब होता है समाप्य, जो समाप्त होता है। ठीक है, तो नवीनीकरण यानी कि असमाप्य, जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो है सौर ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये सब समाप्त होने वाले साधन है। ठीक है, चलते आगे को, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस्पात, नरम लोहा, पित्तल, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरम लोहा। ठीक है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुम्बक, नाल चुम्बक, विद्युत चुम्बक, सामान्य छड़ चुम्बक, बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुम्बक का। चलते आगे को, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, गैप होता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। सो गाइस ये 12th NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है, ईजिली आपको आना चाहिए और आपने चूज भी कर लिया होगा आई होप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी कि आपने देखा होगा सूर्य, जो वास्तविक में जो सूर्य उदय होता है उससे पहले हमको दिखाई देता है, और जो सूर्यास्त होता है उसके बाद तक भी हमको दिखाई देता है, 2 मिनट का गैप होता है इसमें। ठीक है, अगला है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राह्य नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राह्य नहीं रहता है
नहीं रहता होता है, इसे क्या कहते हैं? तो पीध बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु या फिर दूर बिंदु। 5 सेकंड का टाइम है, वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप। सो इसका राइट ऑप्शन होगा अंध बिंदु बोलते हैं उसको। ठीक है, चलते आगे को। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश में बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप बाहर से तेज़ धूप से किसी कमरे में जाते हो ना, तो आपको कमरे में कुछ देर तक के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी पुतली का साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया। इसलिए आप धूप में से आए हो, उस टाइम पे बड़ा था, लेकिन जब से आप अंदर आए, जैसे उस टाइम पे छोटा हो गया था। जैसे आप धूप में थे ना, तो आपकी पुतली का साइज छोटा हो गया था, और जैसे आप कमरे में गए तो पुतली का साइज छोटा है, तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। तो थोड़ी देर आप कमरे में अंदर रहोगे तो आपकी पुतली का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलते आगे को। कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? सो सिंपल, रेड कलर, लाल रंग। ठीक है, चलते आगे। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अनंत पर 25 mm पर, या फिर 25 मीटर होता है? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है अनंत पर। ठीक है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु की इसने बात की है। ठीक है, अगर निकट बिंदु की बात करता तो क्या आंसर होता है ये आपको पता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन इन्होंने उल्टा पूछ लिया कि दूर बिंदु होता है तो इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबे का बना होता है, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, एपिन में से कोई नहीं। चूज के लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन का। ठीक है, चलते आगे हो। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके थ्रू होती है? चूज के लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन है हमारे सामने सिलेरी पेशियों द्वारा होता है गाइज। ठीक है, सिलेरी पेशियाँ होता है मेरे आइज में, जो कि नेत्र लेंस का समायोजन कर सकती है। ठीक है, उनको एडजस्ट कर सकती है सिलेरी पेशियाँ। ठीक है, याद रह जाएगा गाइज। आप चाहे तो इनको अपने पास अगर कोई भी नोट्स हो ना, जो आपको लगे कि इनको लिख लेना चाहिए, उन क्वेश्चन को अगर आप लिख लोगे ना तो आपका ही फ़ायदा है, ताकि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले पढ़ सको। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते आगे को। अगर आपको लगता है कि बार बार वीडियो देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप 2-3 बार वैसे वीडियो देख लेंगे ना तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको। 2-3 बार में तो कंफर्म है कि आपको हो ही जाएंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त या फिर असंतृप्त, सन्निकटन सत्य? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त प्रकाश पुंज की। चलते। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन सा दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? दिमाग लगा के बताना है। अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर कुकर में क्या करता है? अवतल दर्पण। सूर्य से मान लो कोई भी प्रकाश आएगा, ठीक है, दर्पण कौन सा है हमारे सामने? अवतल तो इस प्रकार का होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। लेकिन हमारे पास उत्तल दर्पण है जी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में आपको पता ही होगा। और आपको पता है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण यूज किए जाते हैं? बताइए। वाहनों में जो यूज किए जाते हैं वो उत्तल दर्पण यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है, ताकि सारा एरिया दिखाई दे ड्राइवर को। चलते आगे को। और प्रकाश को कलेक्ट करने के लिए अवतल दर्पण यहाँ पर यूज किया गया है सौर ऊर्जा में। ठीक है, सौर कुकर में। ठीक है, चलते आगे को। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। चलते आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा है,
आकार में वस्तु के जैसा ही सेम टू सेम बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा या फिर समतल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण है। ठीक है, चलते आगे को। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सभी कथन सत्य है। वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, सिंपल सी बात है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसके जो नियम है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से इस एंगल पे डालेंगे ना, तो यहाँ से काल्पनिक हम कह सकते हो, तो इसी एंगल पे वो मुड़ जाती है। ठीक है, जितना कोण इधर जितना ही कोण उधर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल में, अवतल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कौन से दर्पण में बनता है? चूज के लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण से। ठीक है, चलते आगे को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, बताइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है, किस प्रकार का दिखता है? गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, अंडाकार दिखता है, चपटा दिखता है? देखा होगा आपने, बता सकते हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चपटा। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, नाक, गले और आदि की जांच के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कंपटीशन एग्जाम हो गया, पूछा जाता है बार बार कि रोगियों के जो नाक, गले, कान आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, चलते आगे। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वार की भांति, दृष्टि तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, अन्य। आँख की पुतली किस प्रकार काम करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवर्ती द्वार की भांति। ठीक है, अगला है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष, 3 होते हैं दोष, और इसका ट्रीटमेंट भी पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? अवतल, या फिर दीपोक्स लेंस, या फिर उत्तल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास उत्तल लेंस। ठीक है, अब पहले तो क्या होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या है? यानी कि व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, दूर की वस्तु क्या दिखाई दे रही है? साफ, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में साफ दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूर की तो साफ दिखाई दे रही है, ठीक है, बट पास की उसको साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कौन सा यूज करना पड़ेगा? उत्तल लेंस यूज करो, ताकि ये हमको पास का भी सही दिखाई देने लगे। ठीक है, चलते आगे को। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है, बताइए। निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, दूर की वस्तु को, बताइए। दूरदृष्टि किसको, जिसको है, तो उसकी आंखें किस चीज़ को साफ देख सकती है? पास वाली को, दूर वाली को, या फिर बड़ी को, बताइए। या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी तो मैंने बताई है, ये जिनका थोड़ा सा ध्यान था वो इजीली कर पाएगा। दूर की वस्तु को। ठीक है गाइस, इसमें एक प्रकार से उल्टा है। जैसे पूछा जाए ना कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु हमको सही दिखाई दे रही है। दोष तो है दूर का, बट वही चीज़ हमको सही दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु हमको साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हो। दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है, निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होके इनके सवालों के जवाब उल्टा सुल्टा करके आ जाओगे। ठीक है, याद रह जाएगा, ट्रिक के साथ याद रखना है। देखो,
दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तु अच्छी दिखना, निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तु अच्छी दिखना। ठीक है, चलते आगे और। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम, प्राकृतिक, सभी सत्य, बताइए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो गया प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, प्रिज्म के थ्रू भी आप बना सकते हो या फिर घर पे भी आप बना सकते हो दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के थ्रू। ठीक है, किस प्रकार बनाया जाता है आपको पता ही होगा। कुछ नहीं, एक से भी आपके पास कोई भी औजार हो, उसमें पानी भरना है, पानी भर के किसी में भी भर सकते हो, कोई भी प्लेट हो गया, कोई भी थाली हो गई, ठीक है, परात हो गई, उसमें पानी लेके आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको जैसे सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो इसके सामने इसमें पानी में दर्पण रख देना है। इधर से जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसका रिफ्लेक्ट आप अंधेर थोड़ा सा, मतलब जहाँ पर अंधेरा हो ना वहाँ करना, तो वहाँ पर धनुष बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हो घर पे भी। चलते आगे को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मात्रक अक्सर पूछे जाते हैं। आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा सभी मात्रक। ठीक है, जितने भी फिजिक्स के मात्रक हैं सारे निकाल के, और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर या फिर मीटर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किस में मेजर किया जाता है? टेस्ला में। ठीक है, चलते आगे को। न्यूटन में फिर किसको किया जाता है? फोर्स को, बल को। ठीक है, एम्पियर में किसको किया जाता है? फिर एम्पियर में करंट को, धारा को। ठीक है, मीटर में दूरी को, डिस्टेंस को। सिंपल। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। ठीक है, चलते आगे को। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? सो गाइज आपके सामने ऑप्शन है ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, अगला है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन, हेमीकरण, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांदी, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं। उष्मा का जो हमारी हीट होती है उसका सबसे अच्छा चालक कौन है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बेस्ट चालक है। और इसका अपोजिट पूछा जाए तो, सबसे अच्छा कुछ चालक पूछा जाए तो फिर क्या करोगे आप? सो गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन में जैसे कि इसका उल्टा अपोजिट पूछा जाए, जैसे कि हीरा होता है ना, वो कुछ चालक होता है। ठीक है, चलते आगे और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? आपको पता होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट। सो सिंपल 98 क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर फ़ारेनहाइट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 98.8 होता है हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कन्वर्ट करना आना चाहिए आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तभी बात बनेगी। ठीक है, और बहुत सारों को तो आता होगा, 9th की बुक में दिया हुआ है वैसे बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलते आगे वो। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? मरकरी का, पेट्रोल का, सब जल का, नमकीन जल का। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल का, जो होता है घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, पेट्रोल का। आप जैसे भी देखोगे बाहर निकालते उड़ने लग जाता है ये। ठीक है, चलते आगे को। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है
ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिक के विखंडन द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयनन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा। गाइज ये जो सन है, सूर्य है, ये रेगुलर आपको पता है प्रकाश प्रोवाइड कराता रहता है। ऐसा इसमें क्या हो रहा है जो हमको इतनी ऊर्जा मिल पा रही है? कौन सी क्रिया इसमें हो रही है एक्चुअली? क्या इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, नाभिक के विखंडन हो रहा है, आयनन हो रहा है, नाभिक के संलयन हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे नाभिकीय विखंडन और संलयन में, तो नाभिकीय संलयन में होता है गाइस। नाभिकीय संलयन के थ्रू ही हमको सूर्य से प्रकाश मिल पा रहा है आज दिन तक। ठीक है, आपने 12th NCERT में अवश्य पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन से हमको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो पा रही है। ठीक है, लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में, नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दो। चलते आगे और श्यानता की इकाई है वाइज, वाइजली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। श्यानता आप पढ़ चुके हो 11th में। इसकी यूनिट क्या है, किस में मापते हैं श्यानता को? सो इसका राइट ऑप्शन है वाइज में। ठीक है, वाइज इसका इकाई है। अगला है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चला जाता है? द्रव्यमान है, आवेग बल है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, आपको बताना है। सो सिंपल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर भी 11th में आपके। ठीक है, अगला है, पास्कल इकाई है किसकी? दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। देखो इकाई वाले क्वेश्चन और मात्रक वाले क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर बार पूछा जाता है। चाहे तो आप चार्ट भी बना सकते हो ताकि आपको सारे मात्रक एक जगह मिल जाए, सारी इकाइयाँ एक जगह मिल जाए। बुक भी आती है बेसिकली, बट वो आप परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, वीडियो बना दूंगा मैं अगर आप मेरे को टाइम मिला तो। ठीक है, इकाइयों के ऊपर, ताकि आपको सुविधा रहे। सारी इकाइयाँ आप पढ़ के चले जाओ, सारे मात्रक आप पढ़ के चले जाओ, आपका एंट्रेंस एग्जाम देने, कंपटीशन एग्जाम देने। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा ऊर्जा, तापमान, बल, चाल? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बल। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, खाद्य ऊर्जा को किस में मेजर कर सकते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में मेजर कर सकते हैं। अगला है, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवनों का देश, डेनमार्क। ठीक है, अगला है हमारा, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य, कंपल्सरी है? हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दृक तंत्रिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट कर लो इसको, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। आई होप आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा हृदय और मस्तिष्क, यानी कि हार्ट और ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसके थ्रू ये फंक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। 50 क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? वह है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, या फिर पुतली? बताइए,
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे फिजिक्स के। आपने जो ऑप्शन चूज किए थे वो कितने सही निकले 50 में से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो और खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और अधिक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप गेन कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख सकते हो, ताकि जब भी नया वीडियो रोज़ाना मिलेगा, वैसे वीडियो तो आपको पता ही है रोज़ाना वीडियो मिलती है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल जो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, उसको देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।